आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग श्री श्रीपद नायक जी, हमारे पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल जी, उपस्थित सभी पीएसयूज़ के हमारे सीएमडीज, सभी अधिकारीगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज ये पावर डिपार्टमेंट का मैं समझता हूँ इस नए सत्र में मोदी जी की जो सरकार मोदी 3.0, इसमें जब से मैंने इस चार्ज को संभाला है तो ये पहली मेरी प्रेस वार्ता पावर डिपार्टमेंट को लेकर के है। यदा कदा कुछ विषय तो चलते रहते हैं, लेकिन पावर प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाते से, और ये आवश्यक इसलिए भी मुझे लग रहा है कि आज पावर डिपार्टमेंट, इसकी जो उपयोगिता और इसके जो काम, ये प्राय देश के हर नागरिक से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो। नेशनल लेवल पर भी इसकी अपनी महत्ता है, और न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि बहुत विषय तो इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा के विषय आज हैं जो पावर डिपार्टमेंट से सीधे जुड़े हुए हैं। आम आदमी की आवश्यकता भी, शायद पानी वो किसी समय पीता है दिन में, खाना भी किसी समय खाता है, कोई भी चीज़ है उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन पावर ऐसी चीज़ है कि जो हर व्यक्ति की कंटिन्यूअस 24/7/365 अनइंटरप्टेड सप्लाई, ये पावर की हर किसी व्यक्ति को आज की आवश्यकता हो गई है। तो इस नाते से जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से डिपार्टमेंट को भी अपनी पूरी क्षमता, पूरी उसकी अलर्टनेस से इस काम को आगे बढ़ाना है, और लाखों लोग इस प्रोजेक्ट को, इस डिपार्टमेंट को, इसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में लगे हैं, चाहे वो जनरेशन है, चाहे वो ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या अन्य प्रकार के जितने आयाम हैं। तो इस नाते से कुछ बातें आपके सामने ज़रूर रखूँगा। सबसे पहले तो टारगेट ये है कि जो पावर है इसकी एक्सेसिबिलिटी ये आज हर किसी की हो, हर समय के लिए हो। तो हमने देश में टारगेट रखा है कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ये हमारी हो, और उस ओर हमने काफ़ी काम किया है। जैसे भी सौभाग्य योजना है, उसमें पिछले वर्ष में 2,86,00,000 हाउस होल्ड्स को ये हमने टारगेट पूरा किया है, इन घरों को मकान यानी देने का। आज कुल मिलाकर 34 करोड़ हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, उन सबको बहुत इंटीरियर में अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए तो प्राय 100% विलेजेस को इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। DDU-GJY ये जो योजना चली, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें हमने पिछले वर्षों में 18,374 ऐसे दूर दराज के गांव जहां पावर नहीं थी, इस योजना में विशेष तौर पर उन गांवों के अंदर पावर हमने दी है। जहां तक पावर सप्लाई का विषय है, 2014 के अंदर अगर हिसाब लगाते हैं तो जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर उस समय ऑन एवरेज 12.5 घंटे और पावर दी जाती थी, जो आज 2025 में मैं ये कह सकता हूँ कि वो 22.6 घंटे ऑन एवरेज पावर सप्लाई की जा रही है। और अगर मैं शहरी इलाकों का हिसाब बताता हूँ तो 23.4 घंटे प्रतिदिन ये पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, अर्थात ऑलमोस्ट 24/7 ये पावर हम सप्लाई करते हैं। जहाँ तक ट्राइबल और बॉर्डर एरिया है, उसमें भी स्पेशल स्कीम्स बनाई हमने। PM जनमन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और RDSS के माध्यम से लगभग 10 लाख घरों को स्पेशल अभियान चला करके हमने पावर वहाँ पहुँचाई है, और इस योजना का ट्राइबल एरिया में और बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मित्रों, कुछ आंकड़े ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो इस समय जनरेशन है, वो जनरेशन 2014 का और आज का हिसाब बताते हुए साथ में 29-30 का जो टारगेट हमारा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले अगर मैं फॉसिल पावर अर्थात कोल, गैस, डीजल, ये जो पावर है, इसकी उस समय की जो कैपेसिटी हमारी 168 गीगावाट थी, अर्थात 168 यानी 1,68,000 मेगावाट, ये हमारी कैपेसिटी थी।
जो बढ़कर के आज इस पिछले महीने का आंकड़ा जनवरी 2025 का है 245 गीगावाट, यानी 168 से 245 गीगावाट हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, जिसको मैं कह सकता हूं कि 46% ये हमारी इंक्रीज है। इसी प्रकार अगले वर्ष में ये एडिशन हमारी 15 गीगावाट और होगी, और अगर मैं 2030 का टारगेट आपको बताता हूं तो 277 गीगावाट ये हो जाएगी, जो आज 245 है, 277 अर्थात 32 गीगावाट इसमें और बढ़ेगी। ये परसेंटेज अगर अगले 5 साल के कहूँगा तो ये परसेंटेज बहुत कम है, और ये कम है तो ये हमारे टारगेट की ओर बढ़ता हुआ कदम है कि इसको हम कम करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। उसी के साथ विपरीत दिशा में आरई या जिसको हम कहें नॉन फॉसिल, जिस ओर आज ट्रेंड पूरी दुनिया का बढ़ा है कि हम पोल्यूशन अगर कम करना चाहते हैं, कार्बन एमिशन जो होता है उसको नेट ज़ीरो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको फॉसिल से नॉन फॉसिल की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें सोलर पावर है, विंड पावर है, और उसमें खास करके न्यूक्लियर पावर का भी हिस्सा एक जुड़ता है। तो इस प्रकार से अगर आरई की उपलब्धता जो 2014 में 75 गीगावाट थी, वो इस समय 212 गीगावाट है, अर्थात इसकी जो वृद्धि है वो 181% है, 181%। जो फॉसिल पावर 46 था वो ये 180% है, अर्थात जो ट्रेंड है वो हमारा इसमें स्पष्ट होता है। और इसी प्रकार अगले इस वर्ष में 31 मार्च 2026 तक 42 गीगावाट और इसमें जुड़ेगी, और अगर 2030 तक टारगेट है हमारा 212 से 485 गीगावाट हो जाएगा, अर्थात मोर देन डबल। तो ये आरई की तरफ बढ़ते हुआ हमारा कदम है, और इसमें न्यूक्लियर भी जोड़ दिया जाए तो नॉन फॉसिल कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट 2030 तक वो है 500 गीगावाट का, जो आज 220 गीगावाट है, यानी न्यूक्लियर जोड़ करके तो 220 गीगावाट को हम 500 गीगावाट तक ले जाने की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक आंकड़ा इसके अंदर आपको मैं बताना था। अब इसी के साथ पावर अगर जनरेशन के बाद सबको उपलब्ध करानी है, तो उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम ये भी ज़रूरी है। और ट्रांसमिशन सिस्टम के जो पहलू हैं उसके अंदर एक पहलू ये है कि डिमांड कहाँ से ज़्यादा है। वो डिमांड किसी प्रदेश से भी आ सकती है, वो डिमांड किसी इंडस्ट्री से भी आ सकती है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपनी ट्रांसमिशन की जो लाइंस हैं उसको भी बढ़ा रहे हैं। 2013-14 में ये लाइंस कुल मिलाकर 2,91,000 सर्किट किलोमीटर्स ये टोटल लेंथ थी 2014 में, जो अब बढ़ करके 4,91,000 और सर्किट किलोमीटर हो गई है। 2 लाख सर्किट किलोमीटर इसमें पिछले 10 साल में जोड़ा गया है, जो ओरिजिनल 2014 के कंपैरिजन में 69% की वृद्धि है। तो इस हिसाब से पर्याप्त हमने ट्रांसमिशन लाइंस को भी बिछाया है, और ये सब 220 केवीए की लाइन है या इससे ऊपर की, जो उससे छोटी लाइनें हैं जो स्टेट्स अपने आप जिसको मैनेज करती हैं, वो इसके अतिरिक्त हैं। अर्थात डोर टू डोर की जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो छोटी लाइनों से जाता है। तो 220 केवीए का ये हमारा जो आंकड़ा है ये मैंने आपके सामने बताया है। यहाँ एक विषय और बताना चाहूँगा कि ट्रांसमिशन की हमें और ज़्यादा आवश्यकता है एज फार एज जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंसर्न्ड। ट्रांसमिशन की लाइनों का थोड़ा और तेज़ गति हमको करनी है। इस बार का टारगेट हमारा जो साल का हमने तय किया था उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। पीछे रहने के कुछ कारण हैं, और उसमें एक कंस्ट्रेंट है हमारा लैंड का, कि लैंड के मामले में हमको पब्लिक से, किसानों से लैंड प्रोक्योर करनी पड़ती है, तो उसके अंदर कठिनाई आती है। ROW के विषय जगह जगह चलते हैं, कीमत का विषय खड़ा होता है। उसके अंदर हमने एक बहुत बड़ा प्रयत्न अब कुछ महीने पहले किया है, लगभग शायद 3 महीने, त्यागी जी 200% का, हाँ, लगभग 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला है। कुछ हद तक किसान उससे संतुष्ट हुए हैं। वो नोटिफिकेशन ये है कि पहले ज़मीन का जो सर्कल रेट था उसका 80% हम जो पोल बेस था वो 80% देते थे, उसको बढ़ा करके हमने सर्कल रेट की बजाय उसको कर दिया मार्केट रेट, और मार्केट रेट के साथ उसको कर दिया 200%। तो अच्छी छलांग उसमें लगी है। अब लोगों को जो टावर बेस की ज़मीन देने में आपत्ति नहीं होती है, वो देने के लिए तैयार हैं।
ROW जो बीच की ज़मीन है, इन्फ्लुएंस एरिया जिसको कहते हैं, उसका ज़रूर कई जगह पर 30% हम देते हैं तो संतुष्ट हैं। कहीं कहीं मेट्रो सिटीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ ज़मीन थोड़ा महंगी होने के कारण से उन लोगों की आपत्ति रहती है कि ये उनके फ्यूचर जो उनकी स्पेकुलेटेड जो उसकी वैल्यू बनती है उसके हिसाब से कम मानते हैं। इसके लिए नई पॉलिसी बहुत जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं ताकि उसमें भी शहरी एरिया में हमको ज़मीन प्रोक्योर करने में ये कठिनाई ना आए। जहाँ तक अपनी पावर को ट्रांसमिट करने का विषय है, उसमें एक प्रधानमंत्री जी ने जो हमको ये विषय सामने रखा है और सारी दुनिया में उसका जो एक मूवमेंट बना है कि 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी, कि देश भर में पावर कहीं से कहीं भी ले जाई जा सके, इसके लिए दूसरे देशों के साथ भी पावर ग्रिड अपने कनेक्शंस को बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ से पावर का लेन देन नेपाल में भी कर रहे हैं, भूटान में भी कर रहे हैं, म्यांमार भी कर रहे हैं, और श्रीलंका के लिए भी हमने अंडर सी ट्रांसमिशन केबल इसके बिछाने का प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसके ऊपर उसका प्लानिंग तो हमारी बन गई है। एक और नया प्रोजेक्ट भी हमने जो विचार किया है, यहाँ से दुबई यानी यूएई नहीं, यूएई भी है और सऊदी अरेबिया, हाँ सऊदी अरेबिया, यूएई, उसमें भी समुद्र के अंदर एक सी केबल ये डालने का भी एक प्रोजेक्ट अभी बना है, पाइपलाइन में है, फाइनल होगा। उस पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ये खर्च आने वाला है। तो इस प्रकार से दूसरे देशों में भी पावर का चाहे एक्सपोर्ट करना हो चाहे इंपोर्ट करना हो, ये हम कर सकते हैं। तो इसकी भी एक ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा विषय ये भी आपको मुझे बताना था। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का विषय है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी टोटल जनरेशन जो हमारी है 2013-14 में 1020 बिलियन यूनिट, ये कुल मिलाकर के पावर 13-14 में थी, जो आज बढ़कर के 1739 बिलियन यूनिट हो गई है, जो 72% का इंक्रीज है। और ऐसे ही 2029-30 का जो हमारा अनुमान है कि उस समय तक कितनी सप्लाई हम कर पाएंगे, ये जो जनरेशन होगी उसका जो सप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3081 बिलियन यूनिट ये उस समय तक सप्लाई होगा। ये भी अगेन एक सफिशिएंट जो है इंक्रीज ये इसमें होने वाला है। इसमें एक विषय और जो बताने लायक है कि जो शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज 2014-15 में 13-14 में 4% से भी ऊपर कुल मिला के शॉर्टेज आकी जाती थी, जिसके कारण से उस समय टाइमिंग कम करने पड़ते थे और कट लगाने होते थे। लेकिन अब वो जो शॉर्टेज है जनरेशन और सप्लाई में और डिमांड में जो गैप है, 0.1% का गैप रह गया है सिर्फ। और 0.1% जो गैप है, इट्स नॉट सच ए गैप कि जिसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, तो बहुत जल्दी इसको पूरा करके और अब हम सरप्लस एनर्जी स्टेट कंट्री, जो डेफिसिट पावर कंट्री था वो सरप्लस पावर कंट्री, ये अब हम कहलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि देश में हमारी जो कमी है किसी प्रकार की न रहे और हम आगे उसमें अपने कदम बढ़ाते चले जाएं। जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स का अपने आप में कुछ उनकी लायबिलिटीज, उनके लोन्स, डेट्स, ये भी काफ़ी कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई है, क्योंकि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो नई जनरेशन के लिए जो साधन रिसोर्सेज चाहिए उसमें कमी कठिनाई आएगी, फिर उनको बार बार लोन लेना पड़ेगा और इनकी रैंकिंग भी अच्छी नहीं होगी। उसको ठीक करने के लिए हमने कई स्टेप उठाए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में RDSS की सहायता ये दी जा रही है ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आने वाली कठिनाइयाँ वो दूर हो सकें। RDSS के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स ये लगाए जा रहे हैं ताकि स्मार्ट मीटर के माध्यम से ठीक से बिल की जो रिकवरी है वो ठीक से हो सके। लाइन लॉसेज ये कम किए जा रहे हैं ताकि लाइन लॉसेज में भी हमारी जो है वो कमी आ सके। जो लाइन लॉसेज 2013-14 में 25.7% था, वो आज इस समय 16.28 नेशनल लेवल पर। स्टेट्स अलग अलग हैं, कोई स्टेट 7% पर भी आ गई है,
कोई स्टेट अभी भी 30, 35, 40% पर भी खड़ी है, लेकिन नेशनल एवरेज वो 16.28% इस समय है। और जो हमारा टारगेट है कि 2029-30 तक हम इसको 10% पर लेकर के आ सकेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में माना जाता है कि 6 से 7% का नॉर्मल लॉस ये सब जगह होता ही होता है, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज है उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ऑन एवरेज 10% अगर आती है हमारी लाइन लॉसेज तो वेल विद इन द कंट्रोल ये लाइन लॉसेज हो जाते हैं। 29-30 तक हम इसको कवर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक डिस्कॉम्स का पावर परचेज के जो लिगेसी ड्यूज थे, कंपनियों की तरफ को देनदारी थी डिस्कॉम्स की, वो भी 1,39,000 करोड़ रुपया थी, लेकिन डिस्कॉम्स ने अपने प्रयत्न करके अरेंज किया, उन्होंने जहाँ से भी फाइनेंस किया, लेकिन आज वो कम होकर के मात्र 20,690 करोड़ रुपये रह गया है, अर्थात उनकी रैंकिंग बढ़ रही है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपनी रैंकिंग को बढ़ा रहे हैं, एक प्रयोजन उसमें से ये आगे किया गया कि वो अपनी लिस्टिंग कराएं। पब्लिक लिस्टिंग में जाकर के उनको फाइनेंसेस को अरेंज करने में भी आसानी होगी, अपने शेयर्स को वो फ्लोट कर सकेंगे। तो लिस्टिंग होने के बाद उन कंपनियों को फाइनेंसिंग में कहीं से दिक्कत नहीं आएगी और पब्लिक को भी जो उनके लाभ होंगे, लाभांश डिविडेंड पब्लिक को भी मिलेगा। तो इस प्रकार से उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई यानी जो कॉस्ट आती है उसका भी जो लगातार उस पर कंट्रोल भी रहता है और उसका एक अध्ययन भी किया जाता है समय के हिसाब से। 2013-14 में 5 रुपये 19 पैसे ये एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ये कॉस्ट आती थी एक यूनिट की, अभी वो 7 रुपये 90 पैसे है, 7 रुपये 9 पैसे है। और ये आगे 2029-30 तक जैसे फोरकास्ट की जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये 8 रुपये 22 पैसे तक हो जाएगी। अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई होती है इसी हिसाब से टैरिफ वो तय किए जाते हैं। तो टैरिफ तय करने में जो स्टेट्स ध्यान रख करके अपना काम करेंगी, फ्री बीज की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगी, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत रहेगी। और जो किन्हीं भी कारणों से इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हम लगातार उनको आगाह करते हैं कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, एक पावर इज़ ए कमोडिटी जिसकी कॉस्ट होती है, जिसकी कीमत भी वसूलनी होती है। तो एक ट्रेडिंग सिस्टम है, इस हिसाब से इसको डील करना चाहिए। ये कोई फ्री सर्विस की चीज़ नहीं है। जहाँ तक अलग अलग जो पैरामीटर से जो पावर प्रोड्यूस होती है उसका कॉस्टिंग है, वो भी आपकी जानकारी के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा पावर की कॉस्ट आती है वो गैस की आती है, 14 रुपये यूनिट। इसीलिए गैस को एनकरेज नहीं किया जाता। जहाँ कहीं बहुत अनिवार्य होता है, गैस के बिना पावर की सप्लाई और कोई है नहीं, उसी को गैस के ऊपर आधारित होकर के और चलाया जाता है। कुछ प्लांट पहले लगे थे, लेकिन अब नई जनरेशन उसमें गैस की ना के बराबर है, क्योंकि जनरेशन जैसे अलग अलग जनरेशन के जो आंकड़े हैं उसमें गैस की आज जनरेशन 24 गीगावाट है, जो आगे नए इस साल में कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और 29-30 में भी वही 24 गीगावाट ही रहेगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सेकंड, इसमें अगर कीमत के हिसाब से देखते हैं तो न्यूक्लियर पावर 6 रुपये 70 पैसे है। न्यूक्लियर पावर क्योंकि बहुत अभी कम क्वांटम है, आगे आवश्यकता अगर हमको नॉन फॉसिल में आगे बढ़ना होगा तो न्यूक्लियर पर जाना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अनुमान किया जा रहा है कि ये कॉस्ट थोड़ा कम भी आएगी, लेकिन अभी 6 रुपये 70 पैसे आ रही है। और इसके बाद कोल 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट। इससे पहले हाइड्रो ये 6 रुपया यूनिट, इसकी कॉस्ट भी आ रही है, तो 6 रुपया 5.5 रुपया। सोलर और विंड इसकी कॉस्ट कम पड़ती है, विंड है 3 रुपये 25 पैसे, सोलर है 2 रुपये 60 पैसे। लेकिन इसको चूँकि हम 24 आवर सप्लाई ले नहीं सकते, तो इसको स्टोरेज करके ही आगे 24 आवर सप्लाई किया जा सकता है।
तो स्टोरेज की कॉस्ट में अलग जुड़ती है और स्टोरेज की कॉस्ट है 3 रुपये 50 पैसे यूनिट। तो अगर हम 2 रुपये 60 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे जोड़ते हैं तो ये अगेन 6 रुपया 10 पैसे हो जाती है। और विंड और हम स्टोरेज जोड़ते हैं तो ये 6 रुपया 75 पैसे हो जाती है। तो मोर और लेस 6 रुपये के इर्द गिर्द ये सबकी अलग अलग कॉस्ट आ रही है। आरटीसी क्या है? राउंड द क्लॉक। हाँ, राउंड द क्लॉक पावर, यानी वही जो मैंने बताया कि अगर सबको मिक्स करके और राउंड द क्लॉक का पावर सोलर को अथवा विंड को स्टोरेज को इकट्ठे यूनिट लगते हैं तो वो थोड़ा सा एक ही स्थान पर लगने से वो राउंड द क्लॉक वाले 5 रुपये 50 पैसे का कोट ये सब कर रहे हैं। एक विषय इसमें आता ब्लेंडिंग, अर्थात कोयले में हम जो डोमेस्टिक कोल है उसके अंदर बायोमास का जो कोल है, पैलेट्स हैं जो खास करके पराली से बनते हैं अथवा और किसी वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, उसकी कंडीशन मिनिमम 5% हर ऐसे थर्मल प्लांट के ऊपर उस ब्लेंडिंग को करके ही अपना बनाएंगे, 5% अनिवार्य है। और टारगेट अभी अगले इसी वर्ष में 7% का विचार हमने किया है कि 1 अप्रैल 2025 से इसको 7% कर देंगे ताकि बायोमास का जो बना हुआ पैलेट है उसका उपयोग ज़्यादा हो सके और वहाँ उस इंडस्ट्री को लाभ हो सके, जिससे पराली जलाना ये करना वो करना उसमें से थोड़ा आसानी हो सके। जहाँ तक कोल की ब्लेंडिंग है, सामान्य डोमेस्टिक कोल में आवश्यकता पड़ने पर इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग, इसकी भी पहले एक लिमिट रखी जाती थी, लेकिन अब चूँकि डोमेस्टिक कोल की मात्रा हमारे पास पर्याप्त है इसलिए उस कंडीशन को अब लागू नहीं किया गया। लेकिन आज जो है कोई मैंडेट नहीं है तो भी विद इन 1% और सो जो ऑन एवरेज है वो इंपोर्टेड कोल उसमें लग पाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा वो भी पड़ती नहीं है। इसलिए उस विषय से भी हम बाहर आ गए हैं। पावर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी हमने इस एरिया को ओपन किया हुआ है। ओपन तो बहुत पहले से है, लेकिन पहले जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्थिति है 2013-14 में अगर देखते हैं तो जो नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 3200 मेगा यूनिट मिलियन यूनिट 3267 मिलियन यूनिट ये हम इंपोर्ट करते थे और उसमें इंपोर्ट मेनली था भूटान से। नेपाल को थोड़ा एक्सपोर्ट करते थे, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन भूटान से हम इंपोर्ट करते रहे। उस समय भी इंपोर्ट करते थे, आज भी इंपोर्ट करते हैं। बाकी सभी कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और आज अगर नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब अगर 23-24 का है तो हम 4700 मिलियन यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं। उस समय नेट इंपोर्ट करते थे 13-14 में 3266 मिलियन यूनिट, आज 4700 यूनिट हम एक्सपोर्ट करते हैं। अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कुल मिलाकर के 8000 मिलियन यूनिट का हमारी वृद्धि हुई है जो एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और इसकी अगर कॉस्ट देखी जाए आज के एक्सपोर्ट की, लगभग 26,000 करोड़ रुपए का हम जो पावर है ये एक्सपोर्ट आज हम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग का जैसे मैंने बताया, स्मार्ट मीटरिंग में अभी तक 2 करोड़ 13 लाख स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया जा चुका है। लेकिन टारगेट हमारा बड़ा है। थोड़ा इसमें पिछले समय एक आम जनता में स्वभाव ना होने के कारण से कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो फिर मालूम नहीं कि कितना बिल आ जाएगा और ये अपने आप उसमें से काट लेंगे, अपने आप उसको कट मार देंगे, तो थोड़ा बना हुआ है, हिचक बनी हुई है। उसमें थोड़ा प्रमोशनल कार्यक्रम हमने शुरू किया है कि अभी स्मार्ट मीटर के साथ साथ प्रीपेड मीटर की व्यवस्था की है कि जो प्रीपेड मीटर पर आएगा वो स्टेट्स उसको 1% से लेकर 5% तक रिबेट देने की ऑफर भी करेंगे। हरियाणा इज द हाईएस्ट रिबेट गिविंग स्टेट, 5% उन्होंने किया है और कहीं 1% भी है, 2% भी है। लेकिन उसमें एक इंसेंटिव मिलता है कि जो प्रीपेड मीटर पर आएगा उसको एक बार एडवांस पैसा देना, बाद में तो लगातार वही एडवांस चलता रहेगा और उसका 5% महीने का अगर होता है तो 60% उसके ऊपर रेवेन्यू मिल सकता है उस इनिशियल 1000-2000 अमाउंट जो उसको एडवांस पे करना है। और ये अपने आप में इतना ज़्यादा है कि अगर लोगों को थोड़ा समझ में आए तो सारे इसमें एडवांस में सब इसमें लगेंगे। तो भी हमारी जो कैपेसिटी है जो मैन्युफैक्चरर्स की वो 20 करोड़
स्मार्ट मीटर्स की है। अभी इंस्टॉलेशन का जो एवरेज चल रहा है वो 3 करोड़ मीटर पर एनम चल रहा है, लेकिन इसको हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल के अंदर 20 करोड़ सब लग जाए। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। इसमें हम इंसेंटिव भी देते हैं। स्पेशल कैटेगरीज की जो स्टेट्स हैं, हिली एरियाज हैं, उनको 1350 रुपया प्रति मीटर और जो सामान्य स्टेट्स हैं प्लेन एरियाज में 900 रुपया प्रति मीटर, ये हम उनको रिबेट भी देते हैं। पावर मार्केट, पावर को पीपीए के द्वारा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए जाए तो ये विषय है, लेकिन बहुत बार सरप्लस पावर कुछ जनरेटर्स के पास बचती है या कभी कभी अकस्मात आवश्यकता स्टेट्स को पड़ती है, किसी इंस्टीट्यूशन को पड़ती है, तो उसके लिए एक मार्केट का भी प्रचलन है कि ओपन एक्सेस में जाकर के पावर बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव रेट्स पर 24/7 ये पावर खरीदी बेची जा सकती है। पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि लिस्टिंग ऑफ स्टेट पावर यूटिलिटी तो है ही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 3 साल पीपीए प्रोजेक्ट ये पाइपलाइन के अंदर भी हैं, जो आगे जैसे जैसे ये पावर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं तो उनका पीपीए होगा, यानी उनका क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनके जो एग्रीमेंट हैं वो सब हो जाएंगे। इसके अंदर ट्रांसमिशन सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। उसके अंदर 9,15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ये बताई गई है। तो बहुत से लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन सिस्टम में भी आने के लिए अपने आप को ऑफर किया है। कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज भी बना करके बताई गई हैं, खास करके नए कनेक्शन में। मेट्रो सिटीज में नया कनेक्शन अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर अंदर मिले, इसका प्रावधान किया है। जो अर्बन एरिया बाकी बचता है उसमें 7 दिन, रूरल एरिया में 15 दिन, ताकि किसी को पावर का कनेक्शन इससे भी पहले मिल सकता है, लेकिन कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की लगाने की आवश्यकता होती है, तो इतना समय लगा करके वो पावर कनेक्शन देने की बाध्यता ये डिस्कॉम्स पर की गई है। हमारा देश आगे बढ़े, विकसित भारत 2047, और जिसके अंदर हर दृष्टि से विकास करना ये हमारी आवश्यकता है। आज की इकोनॉमी हमारी 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जो हमारा टारगेट 28-29 में 5 ट्रिलियन डॉलर का ये जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, वो तभी संभव है जब हम हर दृष्टि से प्रोग्रेस करते हैं। उस प्रोग्रेस में पावर की कंजम्पशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ा विषय ये है कि हम रिसर्च को, विंग को मजबूत करके उस पावर को प्रोपोर्शनेटली जितना प्रोडक्शन बढ़ती है उस प्रोपोर्शन में पावर की लागत कम हो, उसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी कि नई टेक्नोलॉजी से हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे पावर को यूज़ करने वाले अप्लायंसेस हैं, खास करके जैसे अभी आज भी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है 2 दिन की एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के, कि कैसे हम सेम प्रोडक्ट को तैयार करते समय जो पावर पहले लगती है उसकी रिडक्शन कैसे हो। तो उसके अंदर भी काम चल रहा है और उसके अंदर बहुत जल्दी कुछ नई पॉलिसीज भी ये आपके माध्यम से जनता को हम बताएंगे। उसमें अगर उदाहरण देना हो तो कभी इनकैंडेसेंट बल्ब्स ये जो होते थे, 100 वाट का बल्ब एक कमरे में लाइट देता था। आज वहीं 100 वाट के बल्ब की जगह एलईडी जो बल्ब है वो 9 वाट का उतनी ही रोशनी देता है जितनी 100 वाट का एक बल्ब देता था। तो इतना अंतर, 10% पावर में ही वो रोशनी हमको मिल रही है। तो इसी आधार पर बाकी अप्लायंसेज में भी इस चीज़ को किया जा रहा है। बिल्डिंग कोड्स भी ये नए बनाए जा रहे हैं ताकि जो बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी ये कैसी बढ़ाई जाए कि उस बिल्डिंग में कम पावर से हम हर प्रकार की सुख सुविधा वो नागरिक को कैसे दे सकते हैं। अपने देश में पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
उसके अंदर चाहे सोलर पीवी सेल्स हों, ईवी बैटरीज हों, विंड टर्बाइंस हों, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हो, ग्रिड स्केल बैटरीज हों, ये सब हमारी इंडस्ट्री ने इसको बहुत तेज़ गति से बनाना शुरू किया है ताकि अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए इन चीज़ों को एक्सपोर्ट के लायक भी बनाया जा सके। और इस सारे के लिए हमारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, R&D सेंटर्स, उसको भी मजबूती दी जा रही है। बहुत जल्दी अपने देश की इंडिपेंडेंट कार्बन मार्केट ये भी लॉन्च करने वाले हैं, संभवतः मिड ऑफ 26 ये हम इसको लॉन्च करने की स्थिति में आ रहे हैं, जिसमें जो फॉसिल फ्यूल को अथवा फॉसिल पावर को यूज़ करेगा उसको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे, और जो नॉन फॉसिल्स की पावर को यूज़ करेगा उसके पास कार्बन क्रेडिट होंगे, वो मार्केट में अपनी बेच सकता है। तो ऐसे कार्बन क्रेडिट्स को सेल और परचेज जो अभी अपने देश में नहीं है वो 2026 में आएगा, और उसके माध्यम से हमारी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया है कि कुछ समय के बाद वो केवल नॉन फॉसिल पावर से बने हुए प्रोडक्ट ही अपने यहाँ इंपोर्ट करेंगे, अर्थात हमारे यहाँ से वही एक्सपोर्ट हो पाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस चीज़ की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल पावर के ऊपर हम जाएँ, फॉसिल पावर को हम कम करें, और ये एक इंडस्ट्री के लिए भी कंपटीशन होगा सेल परचेज का, तो कार्बन मार्केट उसके लिए तैयार हम कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि पावर यानी सोलर और विंड पावर, ये जब तक 24 आवर सप्लाई इसको करने के लिए स्टोरेज नहीं की जाएगी, तो स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स भी, चाहे वो PSP यानी पंप स्टोरेज है अथवा बैटरी स्टोरेज है, दोनों स्टोरेज के प्रकार इसको भी बड़ी मात्रा में यहाँ लगाया जा रहा है। जहाँ तक एनर्जी एफिशिएंसी का विषय है, उसमें ट्रांसपोर्ट में EV व्हीकल्स, इसका अपना एक योगदान है। EV व्हीकल्स को EV चार्जिंग स्टेशन इनकी आवश्यकता है, तो देश भर में 2030 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशंस ये तैयार हो करके और जनता को मिल सकें। अभी शायद 30,000 के आसपास हैं। 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशंस ये हमारे बन करके 2030 तक हम दे सकें। तो इस प्रकार का एक ब्रॉडर व्यू, पावर सेक्टर किस प्रकार से आगे बढ़ा है और किस प्रकार से आगे ये बढ़ेगा, और कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हुए 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बना सकें, ऐसे कुछ इश्यूज आपके सामने मैंने रखे हैं। फिर भी इस विषय की कोई सीमा नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। जो आपके मन में कुछ विचार आ रहे होंगे तो आप साझा कर सकते हैं, अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं, अपनी कोई शिकायत कर सकते हैं, अपना कोई शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कम ऑन। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके उद्बोधन के लिए। मैं बस एक गुजारिश करूंगा कि अपने प्रश्न के साथ में आप अपना नाम और अपने संस्थान का नाम कृपया जरूर बताइए। या प्लीज। Hi sir, I'm Agam Walia from the Indian Express. So I have a question on grid stability and variability and renewable energy. So last year the demand was much higher than we expected, peak demand 250 gigawatts, right? And that stressed the grid because baseload capacity is not keeping up. And over the past year, thermal capacity addition has also been not a lot. So this year, given that demand will be even higher than that, do you predict a situation where the grid may collapse, or if that's not a challenge? घनश्याम दास जी था। लास्ट ईयर हमने एक्सपेक्ट और भी ज़्यादा किया था, हमने करीब 260 गीगावाट का एक्सपेक्टेशन किया था, बट जो पीक आई वो 250 आई, जिसे हमने सक्सेसफुली मीट भी किया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। इस साल जो भी आ रही है, जो भी समर सीजन जिसमें कि हमारा पीक डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन है कि करीब करीब 270 गीगावाट तक जाने की उम्मीद है, और उसके लिए हमने तैयारी पूरी की है। हमारे कुछ नए जनरेटिंग स्टेशंस भी आए हैं इस दौरान में, कुछ और आ भी रहे हैं इस सीक्वेंस में। सो 270 हम मीट करने के लिए सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मोर ओवर 2030 तक ये डिमांड पीक डिमांड 345 तक जाने की उम्मीद है। अप टू 345 वी आर रेडी फॉर दैट। सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर बजट के अंदर सर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है, और पावर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अब आ पाएंगी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2030 तक सर क्या कंपोजिशन रहेगा
नॉन फॉसिल एनर्जी का, और न्यूक्लियर एनर्जी का उसमें कितना भाग रहेगा? दूसरा सर, जो पीपीए की आपने बात करी सर, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सर पीपीए को ऑनर नहीं कर रहे हैं, और एक सर जो पहले एक स्कीम लॉन्च की गई थी मेगा, जिसमें अभी 6000 मेगावाट के करीब ऐसे पीपीए हैं जिनका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो पाया, तो सर इस पर क्या काम हो रहा है, कब तक हम आगे? जहाँ तक जनरेशन के विषय आपने कहा कि न्यूक्लियर में हम 2000 अभी जो 8 गीगावाट है, हम 2030 तक 15 गीगावाट तक पहुँच जाएंगे, यानी डबल उसका जो जनरेशन उसका हो जाएगा। और इसके बदले में जो फॉसिल है, फॉसिल जो इस समय हमारा चल रहा है, वो तो क्योंकि पीपीए लॉन्ग टर्म पीपीए होते हैं वो तो सब चलते ही रहेंगे। उसमें जो नई जनरेशन मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ 32 गीगावाट ही होगी, लेकिन उसमें 2030 तक कोई कम होना शुरू होगा ऐसा नहीं है। आगे चल करके बिटवीन 30s एंड 40s कोई भी साल ऐसा आ सकता है जब हमारी फॉसिल की आज यानी 2030-2070 से भी कम होनी शुरू हो सकती है। ओल्डर जितने भी जनरेशन सेंटर्स हैं, जो जनरेटर्स हैं, वो अपने फेज आउट होंगे तो कम होगा, अदरवाइज अभी तो जो चल रहे हैं उनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चल ही रहा है। दूसरा विषय में पूछा है जो पीपीएस का, ये जो आपने कहा पुराने थर्मल प्रोजेक्ट्स जो कि मेगा पावर पॉलिसी में आए थे, they are all tying up the long term PPAs. Most of them already have the medium term PPAs, and they have sought some extra time, and I think a case is being prepared for the consideration of Honorable Minister. Sir, Ma'am, you wanted to ask? yes. Sir, this is here, this side. Shilpa from the Economic Times. Sir, 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल कि जो पीक डिमांड आने वाला है समर्स में, तो उसके लिए क्या सेक्शन 11 फॉर आईसीबी एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट्स, क्या हम फिर से उसकी बेनिफिट्स देने की कोशिश करेंगे इस बार? दूसरा सवाल कि ग्रिड इंडिया ने शायद अपनी एक रिपोर्ट मार्केट कपलिंग के ऊपर ऑलरेडी पावर मिनिस्ट्री को सबमिट कर दी है, तो उससे जो सुनने कि ग्रिड इंडिया ने ये कहा है कि अभी मार्केट कपलिंग की ज़रूरत नहीं है, उस संदर्भ में क्या पावर मिनिस्ट्री की क्या व्यू है? और तीसरा सवाल विथ रिगार्ड्स टू यू मेंशन न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है वो खुद करीब 20 गीगावाट का टारगेट रख रही है बाय FY30 और FY32, तो क्या उसको भी इस इंक्लूड किया गया है 500 गीगावाट के उसमें? इसमें पहली बात तो आपने सेक्शन 11 की कही। Another question, similar question was from this side, and we are fully geared up to meet the 270 gigawatt of the peak demand. If required, we will surely invoke section 11 and we'll take a decision when it comes closer to that. On the market coupling, yes, Grid India has submitted its report. We are also studying it, and the CRC is also seized with the report. Once we complete our deliberations, get the guidance from the Honorable Minister, then we'll take a call like how to really go forward or in which direction we need to go forward. On the nuclear, yes, we have fully factored in the projections given by Nuclear Power Corporation / Department of Atomic Energy, and these have been very well captured in our 2030 plan. Thank you. सर यहाँ सर मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, मैं ब्लूमबर्ग न्यूज़ से हूँ। 2 सवाल हैं मेरे। मंत्री जी, आपने कहा कि 2030 तक हम 32 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। इससे पहले का हमारा टारगेट था कि 2032 तक हम 80 से ज़्यादा गीगावाट ऐड करना चाह रहे थे। तो बाकी के 2 सालों में क्या हम बाकी कैपेसिटी 50 गीगावाट के आसपास ऐड कर पाएंगे या फिर उस टारगेट को चेंज किया जा रहा है? जी नहीं, टारगेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। We have achieved that, हाँ। 80 गीगावाट ही है। 80 गीगावाट में से 8 गीगावाट ऑलरेडी कमीशन हो गया है, बचा 72 गीगावाट। 72 गीगावाट में से 30 गीगावाट के काम ऑलरेडी चल रहे हैं, और उन्हीं की ओर माननीय मंत्री जी का इशारा था कि ये 30 गीगावाट तो हम हर हालत में पूरे कर लेंगे। इसके अलावा हमारे 20 गीगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो गए हैं, तो 32 और 30 आपका हो गया 52 गीगावाट, 8 पूरा हो चुका है। बचे 60 गीगावाट के लिए भी हमने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उन पर भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2030 तक जो हमने अभी माननीय मंत्री जी ने आपको लक्ष्य दिया कि वो हमारा मिनिमम लक्ष्य है, उसके आगे हमें एक्सीड करना है। और
ये मानते हुए कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, दिस शैल श्योरली बी कमीशन्ड बाय 2030 एंड रेस्ट ऑफ द कैपेसिटी माइट स्पिल ओवर एंड यस वी आर फुली फर्म ऑन 80 GW. Thank you. The next question is about nuclear. मंत्री जी, आपने कहा कि न्यूक्लियर की कॉस्ट 6 रुपये 70 पैसे के आसपास आ रही है. There are several nuclear projects which are depreciated assets and their tariffs are pretty low. अगर आप हमें थोड़ा सा बता देते कि ये जो नए PHWRs आ रहे हैं उनका कॉस्ट कितना आ रहा है. जो माननीय मंत्री ने बताया वो नए प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बताई है. लीगेसी प्रोजेक्ट्स में तो आपका हाइड्रो, ऐसे माननीय मंत्री ने कहा कि 6 रुपये यूनिट करीब आ रहा है, बट लीगेसी प्रोजेक्ट्स में तो आपका 1.5 रुपये यूनिट के भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं. सिमिलरली थर्मल में भी यही स्थिति है कि भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें 2.5 रुपये यूनिट के हैं, बट दी न्यू प्रोजेक्ट यदि आज लगाते हैं तो उसमें इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है. वो एक अंदाज देने के लिए कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑप्टिमल कैपेसिटी मिक्स गोइंग फॉरवर्ड, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन लाइक द प्राइस वी नीड टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. Thank you very much, sir. Thanks for clarifying. This side. Hi sir, this is Shweta Goswami from Money Control. I had a follow-up question on nuclear. There have been talks about, civil nuclear energy coming under the Ministry of Power. Niti Aayog had also suggested it. Have talks moved forward on this regard, or any consideration has been is going on in this? And also about transmission. To speed up transmission, what are we doing for manufacturing? We are also focusing on HVDC line. A private player got a 25,000 crore, won a bid of worth 25,000 crore. But to accelerate transmission lines, what are we doing for manufacturing in India? First, you're talking about the PHWR, the nuclear part was first. No, it was about whether civil nuclear energy. Okay. No. See. Yes, Ministry of Power through NTPC is surely going to participate in a very, very significant way in development of nuclear power plants, right? And we already have a joint venture between NTPC and Nuclear Power Corporation, and will surely activate this joint venture with the Mahi Baswada Unit 1 to Unit 4, right? 4 into 700 megawatt. NTPC in parallel is also building up its capacity to build and operate the nuclear power stations. That job is already on. They are already working on it. And so far as transfer of a subject from one ministry to another ministry is concerned, at the moment, we have been given the mandate to start contributing in development of nuclear power plants, right? That is a clear mandate, and Honorable Minister actually persuaded the cabinet and got this order done. So that is how Ashwini has been triggered, has been activated, right? And on the transmission equipment manufacturing, yes, there are constraints, particularly about the HVDC and GIS. I think these are the two new technologies where I think we need to build our manufacturing base. There has been an announcement in the budget about a manufacturing mission, and under the guidance of Honorable Minister and Honorable Commerce Minister, we'll surely be engaging with the stakeholders on the contours of the manufacturing mission, and accordingly we'll move forward. Thank you. Sir, this is Rishi Kala from the Hindu Business Line. Sir, this side. मंत्री जी, अभी आप सर आपने अभी ट्रांसमिशन के बारे में बात की कि उसमें डिले हो रहा है. कुछ समय पहले ट्विटर के थ्रू पता चला था कि आपने मीटिंग भी की थी शायद स्टेट से या अधिकारियों से इस इशू में. तो सर उसमें से क्या ऐसा निकला है? आपने कहा कि कोई हम पॉलिसी लेके आएंगे जो अर्बन एरियाज़ में ROW से डील करेगी, और कोई इशू, क्योंकि सर ट्रांसमिशन का इशू थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है. रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी कैपेसिटियाँ स्टक हैं, तो जाहिर बात है कि प्रेशर पावर मंत्रालय पे आएगा. एक सवाल ये. दूसरा सवाल सर, आपने स्मार्ट मीटरों की बात की. स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन लगभग 8% है जितना सैंक्शन हो गया, और इंस्टॉलेशन में तो अभी तक सर 8% हुआ है. इसमें भी आपने खुद ही बोला कि इसमें स्टेट से चर्चा करें, तो किस किस्म की चर्चा स्टेट से की जाएगी? क्योंकि सर इसमें पूरा सॉफ्टवेयर लेगेसी बिलिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है, जिसमें काफ़ी खर्चा हो सकता है. तो कैसे सरकारें आपस में, केंद्र और राज्य सरकार इस पे आगे चलेंगी? और तीसरा सर, गर्मियों से निपटने के लिए सर CA सर ने बोला कि 270 गीगावाट तक हम जा सकते हैं. तो क्या प्रिपरेशन है? कोल स्टॉक कितना है सर? क्या गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को फिर लाया जाएगा? अगर उनको लाया जाएगा सर, तो गेल से या और संस्थाओं से क्या चर्चा हुई? पहले 270 गीगावाट की बात करते हैं.
गैस का एक टेंडर ऑलरेडी हमने इनवाइट कर लिया 1800 मेगावाट की कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और हमारा लक्ष्य है कि अगले 1 महीने के अंदर वो टेंडर हमारा फाइनल हो जाए. तो वी आर इन्वोकिंग गैस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. Shilpa probably asked about the section 11, so if required we'll surely invoke when it comes. On the coal stock, I think we are in the best position. In the last many years, I think we never had such a stock. We have presently about 51 million ton, and that's a very, very good stock. You are very well aware of more than 21 days of stock we already have, and so there are no worries about the coal stock. And again, this stock is not concentrated at particular pitted stations or some other stations. It is basically very well distributed, and you can. I think we need to compliment the Ministry of Railways and the Ministry of Coal कि इस महाकुंभ के टाइम पे भी उन्होंने हमारे लिए नॉर्दर्न रीजन में बहुत अच्छी कोल की सप्लाई मेंटेन की, और उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्ट्रीज है दैट श्योरली बी कॉम्प्लीमेंटेड. थैंक यू. मंत्री जी नमस्कार. लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, ये बताया ना कि उनके मन में केवल स्मार्ट मीटर के साथ साथ प्रीपेड मीटर का कंसेप्ट जो हमने डाल दिया उसमें, उसको लेकर के थोड़ा झिझक है. हाँ, बहुत ज़्यादा झिझक है, तो इसलिए उसके हमने बाइफर्केशन कर दिया कि इन फर्स्ट फेज प्रीपेड मीटर्स विल बी डन फॉर ओनली गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट कॉलोनीज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि उनकी तरफ से हिच नहीं आएगी. और एक बार वो जब शुरू होता है फिर उसके बाद जो बिगर साइज के जो कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़ा अमाउंट होगा. उनको अगर 5% 4% रिबेट मिलता है पर मंथ, इट इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट. तो एक ये प्रोग्राम सब चालू किया, इसका नोटिफिकेशन करना है हमने. ऐसा लेटेस्ट सारी जो यानी डायलॉग सब फाइनल हुआ है. अब कल ही हमारी मीटिंग हुई है, ये 2 दिन पहले ही. तो उसमें 10 स्टेट्स के लोगों को हमने बुलाया हुआ था. सारा कंसल्ट करके फाइनल ये हुआ है. कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन होने के बाद फिर इसको आईसी के माध्यम से प्रचार भी करेंगे, सब बातें होंगी. और थोड़ा जैसे हर एक चीज़ में 2 ही मेथड होते हैं, स्टिक एंड कैरेट. अब इसमें स्टिक तो चला नहीं सकते, आखिरकार हमको कैरेट का ही उपयोग करना है. तो कुछ इंसेंटिव्स होंगे, कुछ लालच होगा, कुछ उसमें से आगे बढ़ेंगे, और फिर एक दूसरे को देख करके चीज़ें आगे आएंगी. इसका कितना लाभ है, क्योंकि प्रारंभ में कई चीज़ें लागू करना बहुत मुश्किल होता है. मैं आपको एग्जांपल हरियाणा का बता सकता हूँ, बिकॉज मैं 10 साल हरियाणा में रहा हूँ. तो इन 2015 वहाँ AT&C लॉसेस दीज वर ऑफ द ट्यून ऑफ 34%. हमने उसमें थोड़ा सा सिस्टम चलाया, मारा गाँव जगमा गाँव करके, और कई चीज़ों की रियायतें दी, कई चीज़ की. आज वही लाइन लॉसेज 11% पर आ गए हैं, और 90% गाँव में 24 आवर्स लाइट ये उनको दे रहे हैं. ओनली 10% आर लेफ्ट. उनके कुछ अपने इश्यूज हैं. तो ये चीज़ें कोई भी सुधारात्मक काम होता है, इट टेक्स टाइम. Of course, there are imported coal-based plants which are on the west coast. There, the boiler designs are such that we'll need like coal with a particular composition, like certain calorific value, certain ash content, and there are some technical challenges there. Therein, we are exploring the opportunities for blending of coal, and we are closely engaged. The CA is very closely working with the generators. Blending in the domestic coal-based plants or imported coal, that will depend on plant to plant. In certain plants, like on the east coast, I think there are 2 plants by the Jindal. I think there we have larger potential. Actually, it will, what has already been told to you, it will totally depend on the plant to plant. And those boilers which are capable of running at a lower GCV, probably there we will be able to blend higher percentage. Those which are not, and they are ready, or they are designed for high SHR, and low ash, then definitely that will be, blending will be much lower there. This is what we told, that we are working with Ministry of Coal and we are trying to work it out. सर मैं प्रेमांशु हूँ आनंद बाजार पत्रिका से. ये कुछ महीने पहले डीवीसी से वेस्ट बंगाल के जो रिप्रेजेंटेटिव है रिजाइन कर दिए थे,
तो उस पर क्या स्टेटस है, कुछ बात हो रहा है कि नहीं? और डीवीसी का जो कॉर्पोरेशन का प्लान था वो किस स्टेज पे है? DVC is already a statutory corporation, so we have right now no intent immediately to convert that into a company under the Companies Act. But DVC is already has subsidiaries and joint ventures, so they are taking the advantage of basically the SPV mode wherever required. On the participation of West Bengal, we are getting support from Government of West Bengal so far as the functioning of DVC is concerned on a day-to-day basis. That's not a problem. Yeah, sir. एक ही सवाल करेंगे. हाँ, एक ही सवाल. My name is Prakash Pedashe and I work for ET now. Sir, one question on the listing of DISCOMs. You mentioned that efforts will be made to list DISCOMs on power exchanges. So if you could share timelines. And the second question is on electricity amendment bill, which is pending. So what the status, and can we expect this to be implemented during budget session? Like we will be circulating the first draft, the draft basically of the amendment bill, maybe in next 3 months' time, we'll surely be circulating the draft. And I think listing, yes. Listing, I think the listing itself is a long process. Like you start due diligence, it takes about 1 year. We recently listed NTPC Green, and it took us 1 year of homework. So now the certain basically transmission and generation utilities have been identified. Those utilities have already approached their governments, and they are also in the process of engaging the merchant bankers. Whether merchant bankers you call, or the investment advisors. So they are already engaged. They are in the process of engaging the merchant bankers. So it will take 1 year straightway. समापन से पूर्व सिर्फ आखिरी एक सवाल आपका रहेगा. टाइस न्यूज़ से सर सवाल ये है कि हमने अलग अलग साल के लिए अलग अलग टारगेट रखे हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन का हो, सप्लाई हो, या ईवी चार्जिंग स्टेशन, या अलग अलग हो. लेकिन इसके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन का क्या रोल रहेगा, और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और किस तरह से मंत्रालय सपोर्ट करेगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है. जो स्मार्ट मीटरिंग अभी हम कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट मीटरिंग से शुरू करता हूँ. अल्टीमेटली स्मार्ट मीटरिंग विल जनरेट लॉट ऑफ डेटा, and this data has to be used for the benefit of the consumers, the benefit of the distribution utilities, and also for the benefit of the grid system operator. So therein, on the directions of Honorable Minister, we have already organized the Powerthon, one for the startups to offer their solutions. We are going to provide access to data, the meter data, of course the anonymized data as permitted under the law of the land. And they will be coming up with the innovative solutions, both in terms of forecasting, in terms of assessing the net demand, and also helping the consumers in optimizing their own consumption. So those kind of tools will be developed going forward. There are some tools which we identified last year after the Powerthon 1, and those are being given the commercial opportunities. AI is going to play a huge role in grid management. I think worldwide it is being discussed that AI for grid and grid for AI. So this is something a very, very relevant topic. Thank you. Last question is ranked 1 first. नहीं last हो गया, last is first.